गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले अध्याय में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा किए थे। आज हम अध्याय तीसरा भोजन संग्रह से उत्पादन इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कृषक और पशुपालकों की बस्तियां, स्थायी जीवन की ओर, नवपाषाण युग, मिट्टी के बर्तन, अन्य रीति रिवाज, जनजातियों का परिचय। सूक्ष्म निरीक्षण में हम बात करेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु की कल्पना, खुदाई में हड्डियाँ, पहले और बाद के स्तर, मेहरगढ़ के घर, मृत्यु से संबंधित कल्पना, दाऊजली हेडिंग। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक मानचित्र दिया गया है जहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल दिखाए गए। जैसे हमने यहाँ मेहरगढ़, बुर्जाहोम, हुंसगी, भीमबेटका जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान बताए गए और आपको यहाँ एक इंडेक्स भी दिया गया है, संकेत। तो कौन से पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, नवपाषाणिक पुरास्थल कौन से है, महापाषाणिक पुरास्थल कौन से है, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। ये अपने प्रतीकों के मतलब सिंबल के साथ आपको यहाँ दिखाया गया है। उसका थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें क्योंकि इसी के आधार पर हमको यह अध्याय समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कृषक और पशुपालकों की बस्तियां। अभी इस इलाके में जैसे मतलब अभी इस मानचित्र में जो कुछ स्थान दिखाए गए थे, कृषक और पशुपालकों की ये बस्तियां थी या नहीं, इससे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं और इस आधार पर तय करते हैं कि यहाँ कृषकों की बस्ती या पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं। यहाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे सबूत मिले हैं, जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ये गलती से या जानबूझकर जलाए गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम कयास लगा सकते हैं। और वैज्ञानिक इन दानों की पहचान कर सकते हैं कि मतलब ये दाने थे, इसका मतलब वहाँ इस दानों की फसल होती थी या नहीं। इस तरह हमें यह भी पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी कि हम कयास कर सकते हैं। और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान करते हैं और उसके आधार पर हमको बता सकते हैं कि वह किस प्रकार के जानवरों का पालन करते होंगे। स्थायी जीवन की ओर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ एक गर्तवास बताया गया है कि पुरातत्वविदों ने जब उस पुरास्थलों की खुदाई की थी तो कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम जो कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसको हम गर्तवास कहते हैं। और इनमें अगर हम यह चित्र में देख सकते हैं कि ये यहाँ देखो, यह चित्र गड्ढे बनाकर उसको खुदाई करने की बात पता चलता है यहाँ। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती थी और इससे हम कयास कर सकते हैं कि उन्हें ठंड मौसम में सुरक्षा मिलती होंगी, क्योंकि जब बुर्जहोम की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका है, यह ठंडा होता है, बर्फीला इलाका होता है, तो लोग अंडरग्राउंड भूमिगत घरों में रहते थे जिससे उनकी ठंड मौसम से सुरक्षा होती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के कुछ अवशेष मिले हैं, मतलब आग जलाने की जगह मिली है और मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, यह हम कह सकते हैं। नवपाषाण युग की हम बात कर रहे हैं तो आपको बताया गया है कि नवपाषाण युग के कुछ यह उपकरण है और इस उपकरण इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे बहुत सारी जगह पत्थर के औजार मिले, ये पत्थर के औजार है ये, ठीक है। और पुरापाषाण युगीन उपकरणों से ये बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पुरापाषाण युग में जो पत्थर होते थे या उपकरण होते थे ये थोड़े से पॉलिश किए नजर आ रहे हैं। और पुरापाषाण में कैसे होते थे कि वो अनपॉलिश्ड होते थे, जिसको पॉलिश किया गया नहीं होता था। तो इनके उपयोग जो होते हैं, देखिए, औजार जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए, मतलब अधिक धार देने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ये इसका इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक के ऊपर एक को घिसते थे। ओखली और मुसल का भी प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली आपको मालूम है, ओखली जिसको हम अनाज को पीसने के लिए प्राचीन काल में लोग इस्तेमाल करते थे।
मुसल का भी करते हैं इस्तेमाल। आज भी ओखली और मुसल का प्रयोग हम अनाज पीसने के लिए करते हैं कि जैसे कि अगर आपके घर में हो सकता है कि छोटे, जैसे हम कुछ कूटने के लिए किचन में कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, क्योंकि एक पत्थर के साथ साथ वो हड्डियों की, जैसे मतलब औजार, जैसे मतलब सुई का इस्तेमाल करने के लिए वो मछलियों के कांटे का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से वह हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे औजार बनाने के लिए। मिट्टी के बर्तनों का भी वो इस्तेमाल करते थे, जैसे नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण मतलब क्या है, उसमें कुछ डिजाइन भी वो लोग बनाते थे, कुछ फ्लावर निकालते थे, कुछ जानवरों के चित्र निकालते थे, कुछ पौधों के चित्र निकालते थे। और बर्तनों का जो उपयोग होता था वो चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। उसमें चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का उनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए उन्होंने कपास का भी उत्पादन लेना, मतलब कपास के पौधे का भी उगाने लगे। और यह सब जो परिवर्तन हो रहे थे वो धीरे धीरे हो रहे थे। और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी जीविका चलाया करते थे, जैसे कि मतलब ठंडे मौसम में उनको किस तरह से एडजस्ट होना है वो भी वो सीख लेते थे। गर्मी के मौसम में किस तरह से एडजस्ट होना है वो भी वो सीख लेते थे, क्योंकि हमने इसके पहले देखे थे कि बुर्जा होम में गर्तवास प्रकार के घरों के अवशेष मिले, जिसका मतलब क्या है, ठंड से बचाव करने के लिए वह इस प्रकार के घरों का प्रयोग करते थे। अन्य रीति रिवाजों की हम बात करते हैं तो पुरातत्वविद इसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि लोगों के रीति रिवाज क्या रहे होंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं जनजाति। अभी जनजाति हम किसको कहेंगे, जिसको हम आज के ज़माने में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। आज हम भारतीय संविधान के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम दिया गया है, जो आदिवासी हम बोलते हैं। और विद्वानों ने ऐसे किसानों का जो अध्ययन किया है कि इनमें से कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। और ये जनजातियों की विशेषता भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। विद्वानों ने ये भी पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों का मानते थे या इस्तेमाल करते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। मतलब क्या है कि वह प्राचीन काल से अपने पूर्वजों से इसी परंपरा का वो पालन करते रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं जनजाति का परिचय यहाँ। तो देखिए, तो जनजाति जो होती है, ये जनजाति के लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, पहली खासियत उनकी है। और जनजाति जो परिवार होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित होते हैं। परिवारों के समूहों में मिलकर जनजाति का निर्माण होता है। तो इनका एक रक्त संबंध होता है, नाते संबंध होता है, और इसी नाते संबंध के साथ उनका एक जनजाति समूह बनता है। तो उनका व्यवसाय क्या होता है, वो काम कौन कौन से करते हैं। तो जनजाति के जो सदस्य होते हैं वो शिकार करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब भोजन के लिए संग्रह, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, ये काम करते हैं। और महिलाएं जो होती है वो खेती का सारा काम भी करती है, जैसे जमीन तैयार करना है, बीज बोने के लिए, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम इसमें शामिल होता है। तो महिला भी ये काम खेती का काम करती है। और बच्चे भी यहाँ काम करते हैं, जैसे पौधों की देखभाल करना है, चिड़ियों और जानवरों को भगाना है, क्योंकि मतलब फसल को बर्बाद कर सकते हैं, और इसीलिए जानवरों को और चिड़ियों को भगाने के लिए बच्चे भी काम करते थे। पांचवा है, महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती और पीसती है। जो फसल होती है उसको दाव कर मतलब उसको साफ कर उसको कूटती है, पीसती है, और वहाँ से जो खाने लायक जो दाने होते हैं वो अलग करते हैं। छठवां है, पुरुष पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को और छोटे बच्चे छोटे छोटे झुंडों को चराते हैं। तो ये पुरुषों की ये काम हो गए। सातवीं बात है, जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। बर्तन बनाने, टोकरी या बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी वो दोनों मतलब पुरुष और महिला साथ साथ में करते थे। उनके कुछ रीति रिवाज भी होते, जैसे मतलब गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। कुछ वयस्क को नेता मानते थे, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते थे, बुजुर्ग लोग वयस्क लोग होते थे, वह उनको नेता मानते थे। और वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते थे, और उनके मार्गदर्शन में उनके जनजातियों के नियम का पालन किया जाता था। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। मतलब क्या है, पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था।
जनजातीय की जो सांस्कृतिक परंपराएं जो होती है बहुत ही समृद्ध होती है। आज भी हम देखेंगे कि जो स्वतंत्रता दिन होता है, गणतंत्र का दिन होता है, तो दिल्ली के परेड में इनके कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया जाता है और इनमें उनकी भाषाएं भी हो सकती है, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी हो सकती है। उनके देवी देवता भी भिन्न होते हैं जो वो उनकी पूजा करते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, तो वहाँ पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है और इसका उपयोग वह सभी लोग एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि मतलब क्या है कि इसके पहले हम कह चुके हैं कि इनका एक नाते संबंध होता है, रिश्ता होता है और इसीलिए इसमें अमीर और गरीब की कोई ऐसी खासियत या अंतर नहीं होता है और इसीलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से बिल्कुल भिन्न नजर आता है। अगला मुद्दा है कि हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म निरीक्षण में हम मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु की कल्पना क्या होती थी। तो मेहरगढ़ में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या अवशेष मिले हैं जिससे पुरातत्वविदों ने कुछ कयास किया है। तो मेहरगढ़ कहाँ नजर आता है, देखिए ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आज की स्थिति में पाकिस्तान में यहाँ है और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, मतलब ये मैदानी प्रदेश है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान हो सकता है कि जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा हो सकता है। और यहाँ हमको दिख रहे हैं कि मेहरगढ़ के जो घर के चित्र होते हैं, देखिए आज के ज़माने में भी इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं और उस जमाने में भी इस प्रकार के घर बनाए जाते थे। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि उस जमाने में प्रारंभिक मानव ने भी किस प्रकार से तरक्की की थी या उनकी कुछ कल्पनाएं आज भी हमको पर्याप्त नजर आती है। खुदाई में भी कुछ हड्डियां मिली है, जैसे कि जब खुदाई की गई थी सबसे पहले स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे हिरन है, जंगली शुअर होते हैं। तो इसका मतलब प्रारंभिक मानव इनका शिकार करते थे, उनको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे और इसीलिए उनकी हड्डियां जमीन के अंदर पाई गई है। उसके बाद के स्तरों से हमको भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो शुरुआती जैसे ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। ये पहले लेयर में हिरन और जंगली शुअर के हड्डियां मिली है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआती का जो इंसान था वह शिकार करता था, शिकार पर ज़्यादा निर्भर होता था। और दूसरे स्तर पर क्या मिले हैं कि भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। इसका मतलब क्या है कि वह जानवरों को पालतू बनाता था या बाद में उसका इस्तेमाल करता था। और सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वहाँ मवेशियों की हड्डियाँ मिली है, मतलब यहाँ वह पशुपालक है और ये लोग मवेशियों का पालन करते थे। यह हम गेस कर सकते थे, मतलब ये पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। तो ये पहला स्तर मतलब ये प्राचीन स्तर हो गया है, उसके बाद दूसरा स्तर बन गया है, उसके बाद तीसरा स्तर बन गया है और तीनों स्तरों पर अलग अलग प्रकार के प्राणियों की हड्डियाँ मिली है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन मानव मतलब जो मेहरगढ़ में जिस प्रकार के लोग होते थे उनका जीवन क्रम किस तरह से विकसित हो गया था। पहले और बाद के स्तर की, जैसे कि हमने अभी स्तर देखे थे, पुरातत्वविद किसी जगह की जब खुदाई करते हैं तो वह कैसे समझते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के हैं। तो मान लीजिए जैसे मतलब ये पहला स्तर है कि ये चौथा स्तर है और आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि पहले जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली है, पहला स्तर हो गया है। उसके बाद कुछ भेड़ बकरियों के हड्डियाँ मिली है, बाद में कुछ मवेशी की हड्डियाँ मिली है। तो इस प्रकार से हम स्तरों को समझ सकते हैं कि उनका जीवन क्रम या जीवन विकास किस तरह से होते गया है। और आमतौर पर जब हम बात करते हैं जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ज़मीन के नीचे उसके कुछ अवशेष होते हैं, घरों के कुछ अवशेष होते हैं, टूटे फूटे अवशेष होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ के घर की हम बात कर देखिए
तो जैसे कि हमने देखे थे कि इनके घरों की जो विशेषता होती है वो चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं चौकोर, और प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं। देखिए एक कमरा, 1 2 3 4 कमरे यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसमें कुछ का इस्तेमाल भंडारण के लिए भी किया जाता हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में उनको जो फसल होती थी या अनाज होता था तो अनाज को रखने के लिए ऐसे कमरों का वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ कुछ आपको महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई गई, जैसे मतलब मध्य पाषाण युग, इसका जो अवधि है 12,000 से 10,000 साल पहले हम बोल सकते हैं मध्य पाषाण युग। और बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ हो गया है वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। और नवपाषाण युग का आरंभ है 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हो गया है वो लगभग 8,000 साल पहले हो गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मृत्यु से संबंधित भी उनकी कुछ कल्पना होती थी। तो हम बात कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति बिल्कुल सम्मान जताते थे, और ये सम्मान जताने के लिए उनके विभिन्न रीति रिवाज भी होते थे। और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उनका कहना था कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर कई दूसरी दुनिया में जाता है तो उस प्रवास में उसको कुछ जरूरत होती है, जैसे मतलब उसको भूख लगती है, उसकी कुछ इच्छा होती है, उसको कुछ कमी ना हो, और इसीलिए उसके साथ ही मतलब कब्र में ही मृतक के साथ कुछ चीज़ें दफनाई जाती है। जैसे मतलब मेहरगढ़ में ऐसे कुछ कब्र मिली है जहाँ मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति हो सकते हैं कि पशुपालक हो सकते हैं, या वो जानवरों से प्यार करते होंगे। तो इस तरह से परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसी कुछ कल्पनाएं हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ के जो कब्रस्तान में कुछ जानवरों के, ये जानवरों की मतलब ये बकरियों की कुछ ये व्यक्ति है जो मृतक है। तो इस प्रकार की ये देखिए यहाँ आपको भी समझ में आ सकता है, चित्र में भी बताया गया है कि इस प्रकार के कुछ अवशेष पाए गए हैं। दार्जिलिंग हेडिंग की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम भारत के नक्शे पर हम अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा झूम करके देखते हैं। देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो यहाँ आपको दार्जिलिंग हेडिंग नजर आ रहा है। और इस स्थान पर भी मतलब यह स्थान पुरास्थल स्थान है, और यह चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित है, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। खरल और मुसल ये प्रकार के पत्थर होते हैं, और इन पत्थरों से बने हुए उपकरण यहाँ प्राप्त होते हैं। और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब उनके पास अनाज होता है, कोई मतलब दाने होते हैं, तो उसको साफ करने के लिए, उससे सफाई करने के लिए, उससे और दाने निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है, और यह संभवतः पत्थर चीन से आया होगा, क्योंकि ये पत्थर भारत में नहीं मिलता था। और इसके अलावा और भी कुछ पुरास्थल से काष्ठाश्म जैसे मतलब अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, काष्ठाश्म जिसको बोलते हैं, इसके भी औजार और बर्तन भी यहाँ प्राप्त हुए थे। तो इस तरह से हम दार्जिलिंग हेडिंग जो पुरास्थल है इसको भी हम समझने की कोशिश की है। अन्यत्र की हम बात कर रहे हैं कि नवपाषाण युग में अन्यत्र भी कुछ ऐसे कुछ स्थान प्राप्त हुए थे जिसको हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ बताया गया है कि दुनिया का नक्शा है, और यहाँ तुर्की दिखाया गया है, तुर्की नजर आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि नवपाषाण युग के कुछ सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है जो है चतालह्यूक, जो तुर्की में है। और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, और उनका उपयोग किसके किया जाता था, जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे सीरिया से उन्होंने चकमक पत्थर लाया था। लाल सागर की कौड़िया का मतलब होता है जो समुंदर से कुछ ऐसे शेल प्राप्त होते हैं जो उनके मृत्यु होने के बाद कुछ कठिन कवच के साथ वो बचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कौड़िया। भूमध्य सागर की कुछ सिपियाँ होती है जो मतलब वो भी समुद्र में से प्राप्त होती है, जिसको हम कोंच शेल कहते हैं। इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, और इसीलिए लोग खुद या जानवरों की पीठ पर ही लाद कर अपना सामान लाया जाते थे। तो इस तरह से उनका प्रवास या यातायात के साधन का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर वो लाते थे। तो इस तरह से हम इस अध्याय को समझने की कोशिश की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम रुकते हैं।